स्मॉल थिंग ही इज डूइंग। तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वर्कलोड उनका आपसे कम नहीं होगा, ठीक है। और उनके जो कस्टमर है वो सब वो है बदमाश लोग हैं, क्योंकि सब अमेरिकन ब्रिटिश है, तो उनको क्या होता है गलत चीज जाने से वो पूरा घर तक चले आते हैं, मुजफ्फरपुर तक एकदम। ठीक है। तो ये कहने का मैं आपको मतलब ये है कि आपसे कब मैं ये उम्मीद रखूं कि आप बोलेंगे कि मिराज भाई मैंने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया, बी कर लिया, सी कर लिया, डी कर लिया, कब ये सब आपसे कब सुनने मिलेगा? मैं जा रहा हूँ। जी जी जी। सॉक्स पे नीचे, हाँ सॉक्स तो खत्म कर लिया था, अब नीचे फ्लो चार्ट, ये पोस्ट कैप भी हमने वहां पे कवर कर लिया था सेक्शन। ये जी कोशो पे हम आ गए थे, कोशो, ठीक है, कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसका आविष्कार जो है किसने किया था जी? ट्रेडवे कमीशन वाले ने किया था, ठीक है जी। तो आइए सबसे पहले इसकी बैकग्राउंड समझ ले। तो कोसो क्या है? कोसो एक फ्रेमवर्क बताता है इंटरनल कंट्रोल के लिए कि किसी बिजनेस में इंटरनल कंट्रोल कैसा होगा, ठीक है, उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाता है। फ्रेमवर्क का मतलब एक तरह का आइडिया आपको देता है कि आप ABC अगर आप फॉलो करिएंगे तो आपकी कंपनी का कंट्रोल्स काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि देखिए किसने कहा, इन्होंने ट्रेडवे कमीशन जो थी, ट्रेडवे कमीशन वाज ओरिजिनली स्पॉन्सर्ड एंड फंडेड बाय द 5 प्रोफेशनल अकाउंटेंट, बाकी जो 5 जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं जिसमें हमारा IMA भी वन ऑफ देम है, ठीक है। This group of 5 known as the Committee of Sponsoring Organization for the Tradeway Commissions, Tradeway Commission जो है इसको कोसो को बोलते हैं कमीशन ऑफ Committee of Sponsoring Committee, Commission of Sponsoring Committee. The commissions recommended that this group have as a 5 organization cooperative creating groups in the internal control. तो इन्होंने 5 बंदे मिलके, 5 ऑर्गेनाइजेशन मिलके इन्होंने क्या किया, एक क्या बनाया, एक कमेटी बनाई, और कमेटी बनाने के इन्होंने अपने लेवल्स पे एक फ्रेमवर्क बना के दिया कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो कंपनी की सारे इंटरनल कंट्रोल्स प्रॉपर रहेंगे। तो इन्होंने कैसे, कोसो ने कैसे इंटरनल कंट्रोल को पहले डिफाइन किया वो समझ लिए। तो इन्होंने बोला कि इंटरनल कंट्रोल जो है वो एक प्रोसेस है, ठीक है, इट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? आपके काम को ईज कर देता है और यूनिफाइड कर देता है। अगर लाइफ में कोई चीजें अगर अच्छी चाहिए तो आपको एक प्रोसेस बनाना पड़ता है ताकि आपकी क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं होती, खराब नहीं होती। इसीलिए किसी भी कंपनी में जब आप जाते होंगे तो वहां पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस होता है, चेक साइन करने का, पैसे विड्रॉ करने का, पेटी कैश एक्सपेंस करने का, वेंडर को पेमेंट करने का। देयर आर सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग इन अ बिजनेस, फॉर दैट यू हैव अ प्रोसेस, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि इंटरनल कंट्रोल इज द प्रोसेस अफेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हु इज द रिस्पांसिबल? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज द रिस्पांसिबल, द मैनेजमेंट एंड द अदर पर्सनल डिजाइन टू प्रोवाइड द रीजनेबल एश्योरेंस। अगर एग्जाम का एक छोटा सा सवाल होता है कि डू इंटरनल कंट्रोल प्रोवाइड द एब्सोल्यूट एश्योरेंस दैट कैन इंश्योर गारंटी कि नथिंग विल हैपन? नो, इट इज प्रोवाइड रीजनेबल। बोलता है कि ये चीजें सही रही, इट इज लाइक अ लॉ ऑफ डिमांड। इफ एवरीथिंग इज फाइन, इफ एवरीथिंग इज रिमेन सेम, द प्राइस एंड डिमांड हैज अ इनडायरेक्ट रिलेशन, यानी प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था। तो हेयर भी वही बात बोलते हैं कि इट इज लाइक अ रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल कि हम लोग प्रोवाइडेड सिचुएशंस में इस चीज को बताते हैं। एब्सोल्यूट इसलिए नहीं बताते, वी कैन नॉट गारंटी, क्योंकि इसमें ह्यूमन इन्वॉल्व है, और ह्यूमन जो होता है उसके डिफरेंट नेचर्स होते हैं, हर टाइम में उसकी चीजें चेंज हो जाती हैं। रिगार्डिंग द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव रिलेटिंग टू द ऑपरेशंस, रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस। अब यहाँ पे ऑपरेटर रिलेशन एंड कंप्लायंस को हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ लिया था, जिसमें हमने क्या बोला था, SCARE के बारे में हमने बात करी थी, जिसमें सेफगार्डिंग ऑफ एसेट था, कंप्लायंस था, उसके बाद अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव था, R फॉर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट और रिपोर्टिंग की रिलायबिलिटीज थी, और O ऑपरेशन के प्रोसेस को स्मूथ करने का बात कहता था। तो दीज आर 5 थिंग्स। कमाल भाई 5 चीजें बताइए, क्या था जी? कमाल भाई बताएं सर। safeguard of assets, compliance with laws, accomplishment of goal, reliable on reporting, efficiency of organization। ठीक है, यानी ऑपरेशन इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पीछे में हमने पढ़ लिया था, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में गया हूँ। द सेंट्रल कंट्रोल इज इंटेंडेड टू अचीव द 3 क्लास ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। ये ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे
3 क्लास पे आइडेंटिफाई किए हुए हैं, कंप्लायंस, ऑपरेटिंग एंड रिपोर्टिंग। ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, क्योंकि ये प्रोसेस ऑनगोइंग होता है, ऐसा नहीं कि एक बार इंप्लीमेंट कर दिया और फिर उसको आपने चेक नहीं किया, मॉनिटर नहीं किया, तो फिर आप उसके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं ला पाएंगे और कोई भी ड्रॉबैक्स अगर आपने पाया तो उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो बोलता है कि अफेक्टेड बाय द पीपल ऑफ ऑल लेवल्स। और सबसे बड़ी बात है इसमें हर बंदे छोटे से छोटे, बड़े से बड़े प्रोसेस का पार्ट बनते हैं, तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस की चीजें स्मूथ हो सकती है। अदरवाइज क्या होगा, एक बंदा भी बाहर निकल गया तो हो सकता है कि वो प्रोसेस की चेन टूट जाएगी। अनएबल टू प्रोवाइड द रीजनेबल नॉट द एब्सोल्यूट, ये एग्जाम के सवाल आते हैं इसलिए इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया गया है। एंड एडेप्टेबल टू एन एंटिटी स्ट्रक्चर्स, और ये जो कंट्रोल्स होते हैं वो कंपनी के स्ट्रक्चर्स के हिसाब से डिसाइड की जाती है। अब आता है कि कंपोनेंट्स क्या है। कंपोनेंट्स जो होते हैं इसको हम फ्रेमवर्क्स भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे लिखा रहेगा 5 फ्रेमवर्क ऑफ कोसो, इस तरह से सवाल रहेंगे। तो इसको 5 कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर में, 5 है। सबसे पहला है कंट्रोल एनवायरनमेंट। कंट्रोल एनवायरनमेंट के जिस एनवायरनमेंट में बिजनेस काम करती है उसके बारे में बात करेंगे। फिर रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट को हमने लास्ट डे में काफी डिटेल में पढ़ा था, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि रिस्क असेसमेंट में हमने 4-5 चीजें पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ी थी? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन पढ़ी थी, फिर हमने असेसमेंट, उसको एसेस करना सीखा था। एसेस का मतलब उसकी वैल्यू, फिर प्रायोरिटाइजेशन के बारे में कि कम्युनिकेट करेंगे और किसको किसको कौन से प्लान्स लेने हैं, फिर मिटिगेशन करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे जी, एंड रिस्क रिस्पॉन्स वर्ड यूज किया हुआ था। रिस्क रिस्पॉन्स करेंगे और फिर उसको मॉनिटर करते रहेंगे, क्योंकि मॉनिटर क्या होता है, इट इज लाइक अ ऑनगोइंग असेसमेंट। किसी भी चीज का ऑनगोइंग असेसमेंट इज कॉल्ड द मॉनिटरिंग। तो रिस्क असेसमेंट हमने काफी डिटेल में भी पढ़ा हुआ है, फिर भी हम लोग नीचे एक बार पढ़ लेंगे। फिर कंट्रोल एक्टिविटीज में क्या होता है कि वर्क ऑफ वन शुड बी चेक्ड बाय अदर्स, यानी यहाँ पे मेनली हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, 4 चीजों के बारे में। वो 4 चीजें क्या होती है? CAAR। CAAR कार मतलब कस्टोडियन, ऑथराइजेशन, अकाउंटिंग एंड रिकंसिलिएशन। ये 4 चीजों के बंदे जो होते हैं अलग अलग होंगे तो ही आपके बिजनेस में प्रॉपर कंट्रोल्स है, अदरवाइज आप कंट्रोल्स कहीं ना कहीं लैप्स हो जाएगा। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन बात करता है कि जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो किसको किसको जाना चाहिए, किस फॉर्म में जाना चाहिए, हु इज द टारगेट ऑडियंस, उसको जाना चाहिए। और कम्युनिकेशन कब जाना चाहिए, इन्फॉर्मेशन टाइमली होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स है यानी उसके कुछ फीचर्स है, उसके कुछ नाम्स है, उसमें कुछ कैरेक्टर्स है जो होने ही चाहिए, अदरवाइज वो चीजें काम नहीं करेंगी। लास्ट में आता है जी मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग को मैंने आपको बता दिया, इट इज लाइक अ ऑनगोइंग असेसमेंट। तो 5 फ्रेमवर्क्स आपको याद रखने हैं एट एनी कॉस्ट। तो इसके लिए एक छोटा टर्म यूज किया जाता है जिसे वर्ड क्राइम बोला गया है। क्राइम का मतलब होता है जी कंट्रोल एक्टिविटी, R फॉर रिस्क असेसमेंट, I फॉर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, M फॉर मॉनिटरिंग एंड CEE फॉर कंट्रोल इन्वायरमेंट। एक्चुअल में यहाँ पे थोड़े से सीक्वेंस ऊपर नीचे है, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने ये मेमोरी टेक्निक्स बनाई है। तो मेमोरी टेक्निक्स में वो क्या करते हैं, अपने हिसाब से आप जंगलिंग कर सकते हैं, ऊपर नीचे जंबल कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा, रोशन भाई एक छोटा सा बात बताइए कि आप बताएं कंपोनेंट ऑफ कोसो क्या है। रोशन, हाँ हाँ। ऑनगोइंग असेसमेंट, ठीक है। और उतना ही मालूम है, अभी बताया भाई। अनीस भाई बताएं भाई। सर अभी क्राइम बोला तो है नहीं तो पर आप क्या समझे हैं, आप बताइए ना। क्राइम हमने बोला है, हमने तो बुक देख के बोल दिया, अब आपका दिमाग में कुछ तो रजिस्टर्ड हुआ होगा ना भाई। कंट्रोल इन्वायरमेंट, हाँ कंट्रोल एक्टिविटीज, हाँ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, मॉनिटरिंग, हाँ और एक मिस हो गया, आई थिंक कंट्रोल एक्टिविटीज। चलो ठीक है, पता नहीं जो भी है, लेकिन आपके नजर में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का क्या मतलब, क्या इंपॉर्टेंस है? कोई भी इंटरनल कंट्रोल में अच्छा होने के लिए रीजनेबल एश्योरेंस दे, उसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का क्या रोल है, हाउ इट्स वर्क्स? ऑन टाइम कम्युनिकेशन यानी ऑन टाइम एक करेक्ट इंफॉर्मेशन, और ऑन टाइम करेक्ट कम्युनिकेशन यानी इमीडिएट रिपोर्टिंग तो कंसर्न बॉडीज।
और जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो क्विक होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली बात वही थी, मैं अभी हम लोग कवर करने वाले हैं। सी सबसे पहले हमने बोला जी कंट्रोल इन्वायरमेंट। कंट्रोल इन्वायरमेंट के लिए जो टिपिकल वर्ड्स यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड द सेटिंग टोन ऑन द टॉप, यानी जो ऊपर में बैठे हैं वो अच्छे होने चाहिए, वो एक्टिव होने चाहिए, वो काम करने वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सीईओ जो है घर में चादर तान के सो रहा है और एक्सपेक्टिंग कि एवरीबॉडी विल वर्क, इट वोंट हैपन। दे हैव टू कम टू द ऑफिस, देन ओनली द पीपल विल वर्क। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है कि इन्होंने इसके लिए एकदम एक टिपिकल सा वर्ड यूज किया, टोन्स एट द टॉप। इसका मतलब ये है कि जो बोर्ड के बंदे होते हैं, जो मैनेजमेंट के बंदे होते हैं, उनके एटीट्यूड अच्छे होने चाहिए, उनके एटीट्यूड, इंटीग्रिटी। देखिए क्या बोले कि देखिए द बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट कम्युनिकेट देयर एटीट्यूड टुवर्ड द इंटीग्रिटी एंड एथिक्स वैल्यूज, यानी वो झूठा सच्चा नहीं बात करे, वो प्रॉपर बात करे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करे। बात जब करे तो उसके अंदर वैल्यूज हो, मतलब जो लोगों को मतलब क्या होता है कि आपके गेस्चर्स जो होते हैं वो कंपनी के एथिक्स को बताते हैं, आप कैसे रिस्पॉन्स करते हैं चीजों को। अब मान लीजिए किसी ने बोल दिया कि भाई मेरे फैमिली में बीमार है, ठीक है, वो मेरे को कुछ सैलरी एडवांस कर दो, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे अगर आपके मैनेजर्स की एटीट्यूड चेक की जाती है कि वो क्या ऐसे बोल देता है नहीं जी आपको नहीं दूंगा, या ये बोलता है कि ठीक है भाई कंपनी की ये पॉलिसीज है फिर भी आई विल ट्राई, और अगर कोई जेन्युइन हार्डशिप है टू द पीपल, टू द एम्प्लॉय, ही डू मैनेज, तो वहां पे क्या होते हैं थोड़े से आदमी लॉयल हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। व्हेन कंपनी आप जब चलाते होते हैं तो जो मैनेजर्स होते हैं या ऊपर में जो बंदे बैठ रहे होते हैं उनकी जो इंटरेक्शंस की जो तरीके होते हैं उससे कंपनीज की वैल्यूज कम्युनिकेट होती है। Establishing the standard for the conduct, कैसे काम करना है उसके लिए स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। The board and the manager create an expectation that should be understand to all level of the organization level। जो वो उनके expectations होते हैं उनके expectation proper communicate होते हैं। तो इसका एक वन मेथड मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैनेजमेंट के जो पहले एक्सपेक्टेशन होते हैं कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होनी चाहिए, तो वो बजटेड सेल्स कम्युनिकेट करते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट होता है कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शंस, तो यानी कि प्रॉपर बजट कटिंग्स या जो भी कंट्रोल्स होने चाहिए प्रॉपर, तो ये भी उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो थ्रू द बजट कम्युनिकेट होते हैं। ठीक है, लेवल्स एंड आउटसाइड द सर्विस प्रोवाइडर एंड बिजनेस पार्टनर सबको कम्युनिकेट हो जाता है। इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल। अब आपको याद होगा कि बीएससी के बारे में बैलेंस स्कोर कार्ड। आनंद भाई बीएससी के बारे में बताइए थोड़ा। भाई हाँ बीएससी के बारे में बताइए, बैचलर ऑफ साइंस के बारे में। बैलेंस कोड का उसमें कस्टमर का ये है, उसमें 4 प्रोस्पेक्टिव्स होते हैं। हाँ, एक तो कस्टमर होते हैं, एक फाइनेंशियल्स होते हैं, दूसरा इंटरनल बिजनेस प्रोसेस होते हैं। तो 3 तो मेरे को याद है, 4वां कोई बता दे भाई। कमाल भाई चौथा बताएं। ऑपरेशनल ऐसा तो नहीं लग रहा, गूगल कुछ और बता रहा। बिजनेस, फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल। क्या इंटरनल, क्या उसमें 4 में ऑपरेशन कहाँ है भाई? लर्निंग एंड ग्रोथ है, ठीक है भाई, ऑपरेशन कुछ नहीं होता वैसा। 4 प्रोस्पेक्टिव है। पहले प्रोस्पेक्टिव है उसका नाम है फाइनेंशियल, ठीक है, जिसमें बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रही है फाइनेंशियली। दूसरा होता है कस्टमर, तो आप कस्टमर को कैसे सर्विस देते हो, कस्टमर आपसे कितना सेटिस्फाइड है, आपका कस्टमर एक्विजिशन कितना है, आपकी कस्टमर रिटेंशन कैसी है, ठीक है, तो ये चीजें। तीसरी होती है जी इंटरनल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस में क्या होता है कि बहुत सारे आपने अगर चीजें लगा के रखी हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोल लगा के रखे, तो हो सकता है कि आपके ऑपरेशंस प्रॉपर नहीं हो, ऑपरेशन के अंदर हिंड्रेंस आ जाए, तो ये भी उसके ये होते हैं, आपको चेक करने होते हैं। लास्ट में लर्निंग एंड ग्रोथ, आप अपने एम्प्लॉइज को कितना लर्निंग का स्कोप देते हैं ताकि बिजनेस में उसकी इनपुट आप एक्सपेक्ट कर, मतलब बिजनेस के अंदर आप उसकी इनपुट को चेक कर सके, देख सके। तो बेसिकली जो आपकी जो इवैल्यूएशंस होते हैं, जिसमें बीएससी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द सीएमए पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बजट में काफी लंबा पढ़ना है बीएससी के बारे में, उसके चारों पर्सपेक्टिव्स को काफी डिटेल में पढ़ना है आई बिलीव। ठीक है, उसके बाद द करेक्टिंग द डेविएशंस इन द टाइमली एंड कंसिस्टेंट मैनर। अगर कुछ चीजें अगर
वैरी कर रही हैं तो वो भी जो बंदे जो ऊपर के बंदे होते हैं दे एक्चुअली डू सम एक्टिविटी जिससे क्या होता है उसको करेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाले बंदे होते हैं उनको ओवरसाइट्स देती है। कौन से बंदे ओवरसाइट्स उनको देते हैं? तो ये जो कमिटीज बनी होती है जो इंटरनल कंट्रोल्स में ऑडिट कमिटीज होती है, दे गिव्स द ओवरसाइट्स। द बोलता है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डेमोन्स्ट्रेट द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द बोर्ड demonstrate independence from the management and exercise the oversight to the internal control। बोर्ड क्या करता है? बोर्ड establish the responsibilities, बोर्ड identify and accept the its oversights responsibility। बोर्ड अपने मतलब बोर्ड जो क्या करता है वो establish करते हैं कि कैसे कंट्रोल्स जो चल रहे हैं उसको देखते हैं, उसको बताते हैं। applies the relevant experience by defining, maintaining and periodically evaluating the skills and expertise needed among the members to ask the difficult question of the management and make the appropriate actions। ये चेक करने की टेक्निक्स है, वो चेक करते होते हैं कि हम जो कंट्रोल्स लगाए हैं और यहाँ पे जो बंदे काम कर रहे हैं एक्चुअली उनके उस मतलब जो एक्सपेक्टेशंस है उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं कि नहीं, और कोई अगर एक्सपर्टाइज स्किल्स उनके पास है तो वो यहाँ पे यूज हो पा रही है कि नहीं। लास्ट में होता है ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। द बोर्ड में इंक्लूड द इनफ मेंबर्स हु आर इंडिपेंडेंट एंड ऑब्जेक्ट इन इवैल्यूएशन डिसीजन। ऑब्जेक्टिव होते हैं मतलब उनको किसी से कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, तो वो इस तरह के बोर्ड के मेंबर्स होते हैं ताकि वो अपना इंडिपेंडेंसी मेंटेन रखे और अपने आइडियाज को दे सके। वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं है, किसी से डर के काम नहीं। प्रोवाइड द बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरसाइट्स फॉर द मैनेजमेंट डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड कंडक्ट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। द बोर्ड जो होता है वो एक तरह से एक ही लाइन को 2-3 बार पढ़ दिया है, नथिंग एल्स। मैनेजमेंट जो एस्टैब्लिश होता है उसके थोड़े स्ट्रक्चर्स के बारे में समझने कि मैनेजमेंट का जब भी एस्टैब्लिशमेंट होता है तो वो कैसे काम करती है। तो बोलता है कि मैनेजमेंट एस्टैब्लिशेस विद बोर्ड ओवरसाइट्स स्ट्रक्चर रिपोर्टिंग लाइंस एंड द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटीज। यानी कि जो मैनेजमेंट के बंदे को क्या क्या करना है बोर्ड बता के देती है। कंसर्न ऑल स्ट्रक्चर्स ऑफ द एंटिटी, variable considered in establishing the organizational structure। और ये पूरी लिमिटेड नहीं, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इट इज जस्ट एक्सप्लेनेटरी कि ये सारी चीजें होती है जैसे नेचर ऑफ बिजनेस, साइज, ग्राफिक, स्कोप, ये सारी चीजें वो बताते हैं जब वो किसी एंटिटी का स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो उसमें ये सारी चीजों को वो देखते हैं, कंसीडर करते हैं। वेरिएबल कंसीडर्ड, वेरिएबल का मतलब होता है जिनसे उनकी चीजें इम्पैक्ट होती है। उसमें क्या होता है, नेचर ऑफ द बिजनेस, साइज, कहाँ पे काम कर रहा है, उसमें रिस्क क्या हो सकते हैं, असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी, ये सारी चीजें वो कंसीडर करके क्या करते हैं, वो बोर्ड की कंसीडर ऑल स्ट्रक्चर्स ऑफ द एंटिटी। और ये बनाने का काम किसकी होती है, द बोर्ड चेक करते हैं। मैनेजमेंट सारे मिलके बोर्ड बनाते हैं और बोर्ड ये सारी वेरिएबल्स को कंसीडर करके बताती है। एस्टैब्लिशिंग एंड इवैल्यूएटिंग द रिपोर्टिंग लाइंस, ये भी उनके काम आते हैं। डिजाइन्स एंड असाइनमेंट, ये सारे उसके आते हैं। मेन जो वो क्या है, द मैनेजमेंट डेमोन्स्ट्रेट अ कमिटमेंट टू अट्रैक्ट डेवलप। अब वो जो मैनेजमेंट में जो बंदे होते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनी किसके थ्रू ये कर पाएंगे, द ऑर्गेनाइजेशन डेमोन्स्ट्रेट इट्स कमिटमेंट टू द अट्रैक्ट डेवलप एंड रिटेन द कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल इन अलाइनमेंट विद द ऑब्जेक्टिव्स। अब आप कंपनी के साथ रहेंगे, कंपनी के साथ कैसे काम करेंगे, इसमें क्या होता है कि ये सारी चीजों को वो देखती है एज अ ऑर्गेनाइजेशन। क्या देखती है, उन्होंने ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर लगाई हुई हो जिसमें कंपनी रिफ्लेक्ट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ कॉम्पिटेंस, यानी आप प्रॉपर काम कर रहे हो वो उसके पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस में इनकॉर्पोरेट होता है। इंटरनल कंट्रोल इज स्ट्रेंथेंड एंड मैनेजमेंट स्पेसिफाइड व्हाट कॉम्पिटेंसीज आर नीडेड फॉर द पार्टिकुलर जॉब्स। तो क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल जब आप लगाते हैं तो आप किसी बंदे को जब हायर करते हैं तो ये सारी चीजें उसके अंदर डाल दे सकते हैं कि इफ आई नीड अ मैनेजर शुड बी द क्वालिफाइड, और दूसरे उसके वर्किंग एक्सपीरियंस होने चाहिए, उसका कोई एक्सेप्शनल प्रूवन एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। तो ये सारी चीजें आप अपने एक्सपेक्टेशंस के थ्रू कन्वे कर देते हैं। The board and the management evaluate the competence and the address shortcomings employees and outside service providers have the appropriate skills and knowledge of to perform their jobs। यहाँ भी वही बात होती है कि जब आप बंदे लेते हैं तो उसमें
ये सारी चीजें देखते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन अट्रैक्ट, डेवलप एंड रिटेन इंडिविजुअल, ये सारी ये जो लाइन है वो क्यों करती है, क्योंकि उनको पता होता है कि जो उनके कमिटमेंट है वो बंदे ही पूरे करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कब बनता है, जब उसके अंदर बंदे आते हैं तब जाके वो ऑर्गेनाइजेशन बनता है। अगर बंदे कॉम्पिटेंट नहीं होंगे तब तक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब लोग के आते हैं तभी बनते हैं। सो ऑर्गेनाइजिंग, और बंदे की अगर इंप्रूवमेंट चाहिए तो वहां पर ट्रेनिंग एंड मेंटरिंग प्रोग्राम हमेशा चलते रहने चाहिए ताकि आदमी सीखे। सीनियर मैनेजमेंट एंड द बोर्ड प्लान्स एंड प्रिपेयर फॉर द सक्सेशंस। अब जो सीनियर मैनेजमेंट होते हैं, जो बोर्ड में बैठे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाते हैं और साथ में ये बताते हैं कि हाउ टू अचीव दैट गोल्स। तो ये सारे उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन होल्ड द इंडिविजुअल अकाउंटेबल, और साथ में उन्होंने क्या करना होता है कि जो इंटरनल कंट्रोल इस तरह से बना के डिजाइन करके रखते हैं ताकि जो मैनेजमेंट होते हैं, बाकी जो काम करने वाले बंदे होते हैं, ही शुड बी द अकाउंटेबल। ठीक है, अकाउंटेबल किस लिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हर बंदे का कंट्रीब्यूशन जरूरी है। तो आप जब तक किसी बंदे को रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल नहीं ठहराते तब तक आप उससे आउटपुट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि इन्फोर्स द अकाउंटेबिलिटी थ्रू द स्ट्रक्चर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब जब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटी देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप उनको अकाउंटेबल, आपने ये काम क्यों किया, साथ में उनकी परफॉर्मेंस मेजर्स करते हैं, इंसेंटिवाइज करते हैं ताकि वो क्या होता है और रिवॉर्ड देते हैं ताकि वो काम कायदे से कर सके। ये भी आपके इंटरनल कंट्रोल के अंदर का बात है। Evaluating the performance measure, increment and reward for the ongoing relevance. Consider the excessive process and evaluate the performance and reward for the disciplined individual. तो ये आपको वो लॉलीपॉप देने वाली टेक्निक्स है, एम्प्लॉइज को कैसे आपको रिटेन रखना है, कैसे उनको हैप्पी रखना है, दैट इज कॉल्ड द लॉलीपॉप टेक्निक्स। बोले भाई। सर एक ऐसे टर्म था कोल्यूजन। कोल्यूजन का मतलब होता है हम आप दोनों आदमी चाय पे जाते हैं और डिस्कस करते हैं, देख भाई तेरे पास जो चेक आएगा तू साइन कर देना, मेरे पास आएगा मैं साइन कर दूंगा, दैट्स ऑल। दिस इज द इजीली डिफाइंड टर्म्स। मतलब दोनों आदमी मिलकर काम करेंगे ना। मतलब एक्चुअली क्या होता है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप कोई काम करते हैं ना, तो आप पहले साइनिंग अथॉरिटी होते हैं, तो आप अपने लेवल पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, और जब ये साइन होने के लिए किसी और दूसरे अथॉरिटी के पास जाता है तो वो ऐसा नहीं है कि वो आपके साइन को देख के साइन करेगा, बल्कि ही इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबल, ही विल चेक द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। हाँ भाई चीजें प्रॉपर कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है, उसकी अपनी भी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। बट जब कल्यूजन हो जाएगा, दोनों आदमी ने चाय पे अग्री कर लिया, तो फिर आपने करना ही नहीं है, बस आपने साइन करते चले जाना है। तो वहां पे क्या होता है, कंट्रोल लैप्स हो जाते हैं, क्योंकि वहां देखिए कंट्रोल इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वर्क ऑफ वन शुड बी चेक बाय अदर्स। अब दोनों आदमी जब साथ में बैठ के अग्री हो गए तो फिर चेक नहीं हो रहा ना, दैट इज कॉल्ड द कल्यूजन, और ये इंटरनल कंट्रोल का लैप्सेस में आता है। अभी पर मैनेजर के ऐसे मैनेजर भी हम मतलब हमारे हिस्सा ले ले क्या ऐसा कि मतलब मैनेजर भी मतलब मैं और मैनेजर मिलके कुछ चक्कर कर लें, ये बोल लो। एग्जैक्टली। अच्छा ठीक है। The control environment reflects the attitudes toward the action of the boards and management regarding the significance of control within the organization। ये सारी बातें यही थी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में मैनेजमेंट कैसे काम करेगा, मैनेजमेंट कैसे अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करेगा, कैसे लोगों को खुश रखेगा, ठीक है, कैसे लोगों को रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा, ये सारी टेक्निक्स है इसके अंदर में, ठीक है। लेकिन टोटल सी बात यह है कि ऊपर के बंदे प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरनल कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर हेल्प द मैनेजमेंट टू डायरेक्टिव टू मिटिगेट द रिस्क आर कैरिड आउट। ये हेल्प करता है ताकि वो रिस्क को मिटिगेट कर सके। दे आर इंटेंडेड टू इंश्योर दैट द नेसेसरी एक्शंस हैज बीन टेकन एड्रेस टू द रिस्क टू अचीव द मैनेजमेंट। मतलब वो इस प्रोसेस को अप्लाई करके इंश्योर करते हैं कि हाँ भाई ठीक है, चलो एटलीस्ट ये सारे लेवल पे तो हमने चीजों को एड्रेस कर लिया और हमने बंदे बैठा दिए हैं ताकि वो रिस्क अब कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए। अब आती है जी रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट क्या होता है? रिस्क असेसमेंट एक प्रोसेस है, इट्स an assessment of the risk themselves and need to manage the organization change. The change is the basis of determining how the risk should be managed. 4 principles related to risk management, 4 principles है। पहला इन्होंने बोला है कि
the organization specific objective with the sufficient clarity to enable the identification assessment of the risk. तो इन्होंने बोला कि 4 लेवल्स पे बात होती है, 1 2 3 4, ठीक है जी। अब इन्होंने बताया कि जो पहली जो चीजें हैं वो क्या है, बोल रहे द ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाइज द ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को एकदम स्पेसिफाई करती है कि हमको क्या क्या करना है, एंड सफिशिएंट क्लैरिटी टू इनेबल द आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट रिलेटिंग टू 5 टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव। कंपनी के 5 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उससे क्या होता है कि वो अपनी चीजों को ठीक है। इन्होंने बताया कि 4 तरीका है जिससे वो अपने रिस्क को आइडेंटिफाई कर सके, जिसमें सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब क्या होता है, 5 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में। पहला ऑपरेशन, एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एक्सटर्नल नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरनल रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस। इस ऑब्जेक्टिव्स में मेरे को चेक करना है कि जो ऑपरेशंस मैंने डिजाइन किए थे उस ऑपरेशंस, उस डिजाइन प्रोसेस के हिसाब से ऑपरेशंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। दूसरा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को पब्लिक डोमेन में जाने से पहले जो हमने कंट्रोल्स डिजाइन किए हैं कि इसको वेटेड बाय दी और चेक्ड एंड अप्रूव्ड बाय द इंटरनल ऑडिटर or the audit committee whether it is happening or not. नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कंपनी के कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस है उसको पास ऑन करने की जो एस्टैब्लिश प्रोसेस है उसको यहाँ पे फॉलो किया जाता है कि नहीं। फिर इंटरनल रिपोर्टिंग में हर बंदे, हर लेवल पे जो बंदे बैठे होते हैं उनको उनके साथ जो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर्स होते हैं उनकी एक लिमिट होती है। अब दरबान को आके आप ऑपरेशंस तो नहीं बता सकते ना कि बिजनेस में कितने का रेवेन्यू हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, क्योंकि फिर वो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो जाएगी। तो यानी कि इंटरनल रिपोर्टिंग के अंदर में जो डिफाइंड प्रोसेस है उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। या लास्ट में कंप्लायंस, जो हमारे ऊपर अप्लीकेबल लॉ है, वैट है, इनकम टैक्स है, सीएसटी, जीएसटी जो भी है, सारे जो भी टैक्स है वो हम प्रॉपर्ली उसको कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। एम्प्लॉयज रिलेटेड जो कानून है, कंपनीज लॉ के कानून है, वेदर वी आर कंप्लाइंग ऑल दोस थिंग्स और नॉट, ये भी आपको इंश्योर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अप्रोच है कि इसमें आपने पहले ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसके अंदर में जो रिस्क है वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये पहला अप्रोच हो गया। सेकंड अप्रोच हो गया, द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई द रिस्क टू द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। यानी वहां पे ऑपरेशंस ऑब्जेक्टिव्स पे नहीं बल्कि जो उनके अपने जो सेट ऑब्जेक्टिव है कि हमको ये साल में 5 मिलियन का टर्नओवर अचीव करना है। अब वो देखना है कि उस 5 लाख मिलियन के 5 मिलियन के टर्नओवर को अचीव करने में क्या क्या डिफिकल्टीज है, उसको आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस है। तो इन्होंने बोला कि देखिए, ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई रिस्क टू द अचीवमेंट ऑफ इस ऑब्जेक्टिव अक्रॉस द एंटिटी, और ये सिर्फ पूरे एंटिटी लेवल पे चेक करना, एंड एनालाइज, और क्या करना, एनालाइज रिस्क टू डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट रिस्क रिस्पॉन्स। यानी ये एनालाइज करना कि ए बी सी तरह के रिस्क हैं और ए बी सी को कैसे मैं ट्रीट करूंगा, कैसे मैं उसको रिस्पॉन्स दूंगा। तो यहाँ पे वो चीजों के बारे, तो मैनेजमेंट मस्ट फोकस केयरफुली ऑन द रिस्क एट ऑल लेवल ऑफ द एंटिटी। यानी मैनेजमेंट जो होता है वो रिस्क को छोड़ नहीं सकता, दे हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल लेवल ऑफ द एंटिटी, एंड टू एंड चेक करना पड़ेगा, नेसेसरी एक्शंस उनको लेना पड़ेगा। अब उसके अंदर में हमारे पास कुछ रिस्पॉन्स है। अब रिस्पॉन्स क्या है कि देखिए, रिस्पॉन्स का मतलब होता है जी मैनेज करना, उसको बताना कर क्या रहा हूं। तो पहला है इज हाउ ईच रिस्क शुड बी मैनेज, वेदर एक्सेप्ट, अवॉइड, रिड्यूस एंड शेयर्स, एंड द डिजाइन द कंट्रोल स्ट्रेटजी फॉर द रिस्क रिस्पॉन्स। और आप जो भी करने वाले हैं, रिस्क को एक्सेप्ट करने वाले, अवॉइड करने वाले, रिड्यूस करने वाले, शेयर करने वाले हैं, तो आपको एक प्रोसेस बना के सबको सिस्टम के अंदर लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि रिस्क अवॉइडेंस क्या होता है। रिस्क अवॉइडेंस का मतलब होता है कि जिस एक्टिविटी से रिस्क अराइज हो रहा है
उस एक्टिविटी को आप अगर कट कर देते हो तो उसको रिस्क अवॉइडेंस कहते हैं। यहाँ पे इन्होंने वो पाइपलाइन का एग्जांपल लिया है कि अगर जहाँ पे अनस्टेबल रीजन्स है, जहाँ पे लोग हैं आदि मानव लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, पाइप काट देते हैं। ठीक है, तो अब वहां से पाइप को हटा दो, सबसे आसान तरीका यही है, क्योंकि वो चीजें कंट्रोल नहीं हो सकती। देन यू हैव टू डू द अवॉइडेंस। रिटेंशन का मतलब होता है एक्सेप्ट द रिस्क, इसको छोड़ दो, ये चलता रहेगा, आएगा तो देखेंगे। रिस्क रिडक्शंस जो होता है वो होता है जी कि आप अपने यहाँ कुछ कंट्रोल्स लगा लेते हैं, जिसका यहाँ पे एग्जांपल्स दिया हुआ है कि अगर आपके नेटवर्क में कोई बंदा आना चाहता है और आप चाहते हो कि आपके नेटवर्क को कोई टच नहीं करे, तो आप प्रॉपर फायरवॉल इंस्टॉल कर लो। दैट इज द वे ऑफ डूइंग द रिस्क रिडक्शन। द लास्ट एंड देयर इज वन इज कॉल्ड द रिस्क शेयरिंग। रिस्क शेयरिंग में क्या हो जाता है कि आप जो होते हो किसी थर्ड पार्टी के साथ जब इंश्योरेंस कर लेते हो तो उसको हम बोलते हैं जी रिस्क शेयरिंग। अब बात आती है कि बिजनेस में जो रिस्क जो होते हैं वो लायबिलिटी के रिस्क हो सकते हैं और हैजर्ड रिस्क हो सकते हैं। तो वो दोनों को आपको लायबिलिटी रिस्क और हैजर्ड रिस्क जो नेचुरल डिजास्टर बेस्ड रिस्क होते हैं वो होते हैं। ठीक है, और नॉर्मल जो लायबिलिटी किसी कंपनी के एम्प्लॉइज के कारण किसी को अगर कुछ मसला हो गया तो उस टाइप के जो रिस्क होते हैं उसको होते हैं जी लायबिलिटी रिस्क। ठीक है, लास्ट होता है जी रिस्क को एक्सप्लॉइट कर देना, रिस्क को ही बर्बाद कर देना। यानी आप इतने हाई रिटर्न वहां से एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां पर रिस्क रहेगी। ठीक है, दैट इज वन वे। यानी आप रिटर्न के साथ उसको मिटिगेट कर मतलब ये करते हैं, क्योंकि आप वहां पे हाई रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, इसीलिए वो रिस्क को आप लेके रखते हैं। इट इज वेरी सिमिलर टू द एक्सेप्टेंस के बराबर ही होता है। ठीक है, तो इसमें ठीक है, तो इस तरह की चीजें होती हैं। आगे आता है कि अगर ये थर्ड वे ऑफ आइडेंटिफिकेशन है। पहला है कि the organization consider the potential of fraud in assessing the fraud risk. Assessing fraud risk यानी ऑर्गेनाइजेशन ने एक थर्ड लेवल का काम किया। यहाँ पे एंड टू एंड नहीं है, बल्कि जो कंपनी के अंदर फ्रॉड रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करता है। तो इन्होंने क्या बोला कि द ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर द पोटेंशियल्स फॉर, मतलब चांसेस कितने हैं कि फ्रॉड हो जाएंगे। यानी इन असेसिंग द फ्रॉड रिस्क, जब आप फ्रॉड रिस्क को असेस करते हैं तो आपको क्या क्या करना है। आपके कंपनी के अंदर में, एंटिटी के अंदर में, ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या टाइप के फ्रॉड हो सकते हैं। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि इंसेंटिव्स, प्रेशर्स एंड अपॉर्चुनिटीज क्या है। लास्ट में आता है जी एटीट्यूड एंड रैशनलाइजेशन। सीएमए का एक सवाल आता है पार्ट 2 में, रिस्क मैनेजमेंट सेक्शन है, सेक्शन डी, उसमें इसको बकायदा अच्छे से डिफाइन किया गया है। इसको बोला जाता है फ्रॉड ट्रायंगल। तो फ्रॉड ट्रायंगल में क्या होता है, 3 चीजें चेक करनी होती है कि चांसेस क्या है, जिसको प्रेशर्स बोलते हैं या इंसेंटिव्स बोलते हैं, दूसरा उसके अपॉर्चुनिटीज क्या है, और तीसरी आपकी रैशनल्स या आपके एटीट्यूड क्या है उस फ्रॉड के बारे में। तो ये चीजें भी ये एक अनदर वे ऑफ असेसिंग द रिस्क है, जिसमें आप टिपिकली यू आर गोइंग विद द फ्रॉड माइंडसेट। ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क चेंज that significantly affect the system and controls। ये चौथा है, क्योंकि यहाँ पे 4 तरीके से आपको आइडेंटिफिकेशंस के बारे में बताया है। तो इन्होंने बोला कि द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क दैट कुड सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। जो आपने वहां पे एक चीजें लगा रखी हैं कि कैसे इंटरनल कंट्रोल काम करता है, उस पूरे सिस्टम को कैसे कोई चीज अफेक्ट करता है, उसको आइडेंटिफाई करने का। यानी सिग्निफिकेंट चेंज would occur in an organization external environment, या बिजनेस मॉडल में या लीडरशिप में अगर कोई चीजें चेंज हो जाती हैं तो क्या क्या रिस्क हो सकते हैं,
उस पॉइंट ऑफ व्यू पे भी आपको रिस्क को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो यानी कि अगर कोई चेंज सर्कमस्टांसेस होते हैं, देन यू हैव टू change, you have to reschedule, you have to redo the homeworks and do the implementation of internal control. The तीसरा is very important, that is called the control activities, is very important, आप इसको मिस नहीं कर सकते। कंट्रोल एक्टिविटीज का मतलब ये होता है कि आपने ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीड्यूर लगा रखी है जिसमें मैनेजमेंट के इंश्योर दैट मैनेजमेंट डायरेक्टिव एंड रिस्क रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट, यानी मैनेजमेंट के डायरेक्शंस भी हो, साथ में आपके रिस्क रिस्पॉन्स भी हो, दोनों को क्लब करके आपने एक पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाई है। वेदर ऑटोमेटेड और मैनुअल, कुछ भी हो सकता है। दे आर अप्लाइड एट द वेरियस लेवल ऑफ द एंटिटी एंड स्टेजेस ऑफ प्रोसेस। एंटिटी में डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे हो सकते हैं, और अगर प्रोसेस की बात करें तो किसी भी प्रोसेस में किसी भी स्टेज पे हो सकती है। यानी कि ऐसी पॉलिसीज या प्रोसीजर जिसमें मैनेजमेंट के डायरेक्टिव्स भी हो और आपने पीछे जो रिस्पॉन्स डिसाइड किया है वो भी हो, दोनों का कंबाइंड। बोल रहा है कि दे में भी प्रिवेंटिव और डिटेक्टिव। प्रिवेंटिव वो होता है जो होने से पहले आपने उसको चेक कर लेना है, जिसको रोका जा सकता है। डिटेक्टिव्स वो होता है जैसे कि आपने बैंक रिकंसिलेशन बनाया, देखा कुछ ट्रांजैक्शन छूट गए हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ डिटेक्टिव मेजर्स, इसीलिए रिकंसिलेशंस बनाए जाते हैं। तो बोला देयर मे बी अ प्रिवेंटिव और डिटेक्टिव एंड सेग्रीगेशंस ऑफ ड्यूटीज यूजुअली प्रेजेंट। ठीक है, यानी क्या हो सकते हैं, तीन चीजें हो सकते हैं, या तो प्रिवेंटिव्स हो सकते हैं, कैसे मेजर्स हो सकते हैं, प्रिवेंटिव्स हो सकते हैं, डिटेक्टिव्स हो सकते हैं, और नहीं तो सेग्रीगेशंस ऑफ ड्यूटीज हो सकते हैं। सेग्रीगेशंस ऑफ ड्यूटीज इसलिए भी ताकि आपके काम को कोई और वेरीफाई कर सके। The three principle relating to control activities कैसे हैं वो देख ले। इन्होंने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट एंड डेवलप द कंट्रोल एक्टिविटी दैट कंट्रीब्यूट टू द मिटिगेशंस ऑफ रिस्क। जो भी कंट्रोल एक्टिविटीज वहां पे अप्लाई होगी वो क्या होनी चाहिए जी, वो आपके मिटिगेशंस वाली जो पॉलिसीज है उसके साथ वो अलाइन होनी चाहिए टू द ऑब्जेक्टिव्स that contribute the mitigation. The organized select and develop the control that contribute to the mitigations of risk to the achievement of the objective to the accepted level. अब बात आता है जी accepted level of acceptance level of risk क्या होता है, वो ये होता है कि आपकी एपेटाइट क्या है, आप कितना रिस्क को ले सकते हो, आपका बॉडी कितना बर्दाश्त करेगा, दैट इज कॉल्ड द एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क, जिसके लिए टर्म यूज किया जाता है, प्रॉपर टर्म है रिस्क एपेटाइट। The organization select and develop the general control activities over the technology to support the achievement of objectives. जो आपने सिस्टम में जो लगाए सो लगाए हैं, उसके अलावा इन एडिशंस में आप क्या लगाते हैं जी, आप जनरल कंट्रोल्स लगाते हैं ताकि आपकी जो कंपनी की जो ऑर्गेनाइजेशन की जो अचीवमेंट जो ऑब्जेक्टिव्स है आप उसको अचीव करने में मदद करें। The organizations deploy the control activities through the policies and that established what is the expected and the procedure that put the policies into the actions. तो कंपनी ऐसी कंट्रोल एक्टिविटीज लगाती है, किसके थ्रू, पॉलिसीज के थ्रू लगाती है, ताकि क्या होते हैं पॉलिसीज एंड दैट इज एक्सपेक्ट, मतलब कंपनी व्हाट एस्टैब्लिश what the organization deploy the control activities through the policies and establish that is expected, मतलब पॉलिसीज लगा के ऐसी जो हमारे एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से वो पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हैं, एंड प्रोसीड्यूर्स इसलिए रखते हैं ताकि वो पॉलिसीज जो हमने लगाई है वो पॉलिसीज इस एक्शंस के हिसाब से टू पुट इनटू द एक्शन एंड प्रोसीड्यूर दैट पुट पॉलिसीज इनटू द एक्शन। यानी प्रोसीड्यूर्स बड़ा चीज है, पॉलिसीज छोटा चीज है, ठीक है। पॉलिसीज के अंदर में प्रोसीजर्स के अंदर में आपको पॉलिसीज इनकॉर्पोरेट करने पड़ते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑब्टेन, जनरेट, यूज एंड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू मेंटेन द अकाउंटेबिलिटी एंड मेजर्स एंड रिव्यू द परफॉर्मेंस। थ्री प्रिंसिपल रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। पहला
the organization obtain, generate and use relevant quality information to support the functioning of internal control. Relevant and quality information. The organization internal communication information include the objectives and the responsibilities for internal necessary to support the function of internal control. ये जो internal communications है वो भी क्या होने चाहिए, purposeful होने चाहिए. The organizer communication with external regarding the matter affecting the functions of the external control. यहाँ भी चीजें ऐसी होनी चाहिए जो internal control के decided norms है उसके साथ align होनी चाहिए. लास्ट होता है जी मॉनिटरिंग एक्टिविटीज, जिसमें बताया गया कि द कंट्रोल एक्टिविटीज एंड द वे कंट्रोल्स आर अप्लाई चेंज ओवर द टाइम, बदलते रहते हैं. तो मॉनिटरिंग जो होता है वो क्या होता है, प्रोसेस दैट असेस द क्वालिटी ऑफ द कंट्रोल परफॉर्मेंस. यानी हमने जो कंट्रोल लगाए हैं उसके क्वालिटी को वो चेक करता रहता है, एसेस करता रहता है ओवर द टाइम टू इंश्योर दैट द कंट्रोल कंटिन्यू टू मीट द नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यानी ऑर्गेनाइजेशन से जो ऑब्जेक्टिव सेट करा हुआ है और जो उनके एक्सपेक्टेशंस है कि कंट्रोल से ये सारी चीजें मतलब जो इंटरनल कंट्रोल मैंने लगाया है वो हमको प्रिवेंट कर लेगा, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स है उसके हिसाब से वो काम कर रही है कि नहीं ये भी चेक करते रहते हैं. अभी इन्होंने बताया कि देयर आर टू प्रिंसिपल. पहला है द ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट, डेवलप एंड परफॉर्मेंस ongoing or separate evaluations for determining whether the competent of internal are present and functioning. यानी competent का मतलब वही होता है कि जो आपने जितना एक्सपेक्टेशन रखा हुआ है वो उससे मीट हो पा रहा है कि नहीं. ठीक है. उसके बाद बोल रहा है कि the organizations evaluate and communicate the control deficiencies in their timely manner. यानी अगर कुछ उसके अंदर में कुछ डिफिशियंसीज आपको लगा है तो उसको कम्युनिकेट करके उसके इम्प्रूवमेंट प्लान पे आपको काम करना पड़ेगा. तो ये एग्जाम में बहुत जरूरी है. अब इन्होंने बताया कि रिलेशनशिप ऑफ ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा कंपोनेंट है, फिर हमने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा ऑपरेशंस, रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस. इसके लिए हमने वर्ड यूज किया क्या, SCARE. और यहाँ पे जो है एंटिटी के जो फंक्शंस होते हैं एंट्री लेवल पे, डिवीजन लेवल पे, ऑपरेशनल यूनिट लेवल पे और इंटायर फंक्शंस जो होते हैं इसको सपोर्ट करती है. तो उन्होंने बोला है मे बी डिस्प्लेड एज अ क्यूब with rows, slices and columns, and that rows are 5 components, slices are 3 objectives and the column represent the entity's organizational structure. तो basically जो organizational structure है यहाँ पे 4 लेवल पे बताए गए हैं, बट अगर आपने कहीं पे पीछे में पढ़ा होगा तो वो शायद 3 लेवल पे आपने पढ़ा होगा, ऑपरेशन लेवल, मिडिल लेवल एंड स्ट्रेटेजिक लेवल. ठीक है. तो इस लेवल पे आपने कहीं पढ़ा होगा जब भी आपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा होगा. तो देखिए ये जो पहला जो चैप्टर था कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ओसो, ये हमारा एक सेक्शन, एक चैप्टर आज खत्म हो गया. नेक्स्ट डे विल गो विद द कंट्रोल एंड सिक्योरिटी मेजर्स. इट वोंट टेक मोर देन 10 मतलब 2 क्लासेस. देन वी आर फिनिशिंग दिस सेक्शन. थोड़ा मैं डिटेल पे जा रहा था और डिटेल पे जा रहा हूँ, बट एक्सपेक्टिंग कि आप भी थोड़ा एक बार जाकर रीड कर ले तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी जब हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन पे आएंगे तो. ठीक है. Clear on this. Can you explain? See, रिस्क रिटेंशन जो था वो बात ये बोल रहा है कि आप रिस्क को अपने पास रखो. इट इज लाइक अ सेल्फ इंश्योर्ड. जो आपका जो अवॉइडेंस का लेवल है ना, ये है ना रिस्क. ये जो है रिस्क रिटेंशन में क्या बोलता है, ये सेल्फ इंश्योरेंस की तरह है. ठीक है. यानी आप एक्सेप्ट कर लो, कोई भी एक्टिविटी जब करने वाले हो तो आपको लगेगा नहीं देयर इज अ रिस्क ऑफ हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग, यू हैव टू एक्सेप्ट इट. दैट इज अ काइंड ऑफ रिस्क रिटेंशन. Okay. It's like a vehicle insurance, something like that. Whether it is accident happening or not, we are taking. No, that is reduction. आप क्या no, that is risk sharing. Vehicle insurance like a purchasing insurance, hedging, enter into the joint venture is like a risk. आप जो vehicle insurance लेते हो ना
That is the risk sharing. You are not taking shoulder the risk. You are just transferring by paying a small premium. Okay. इसका एग्जांपल ये है कि आपने गाड़ी खरीदा है जिसका वैल्यू 5000 है, अब उसका आप इंश्योरेंस तो नहीं करवाओगे। जैसे कि लगा रहे इन केस देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें बताया गया कि रिस्क रिटेंशंस के एग्जांपल्स है। पहला है कि आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है कि आपका इंश्योरेंस हो गया, आपने इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है और आपके एक्सीडेंट हो गए हैं, ठीक है। You got the insurance. That is similar like a risk sharing only, you know. You are taking. No, risk sharing में आप क्या करते हो ना? You buy, and retentions में you don't buy. आपको लगता है जैसे इंडिया में लोग मेडिकल इंश्योरेंस नहीं कराते हैं जनरली, बिकॉज आपको पता है क्योंकि दे थिंक दैट यार पूरा 20,000 तो मेरा साल का मेडिकल का एक्सपेंसेस नहीं होता, व्हाई शुड आई गो फॉर द रिस्क। लेकिन जब हम लोग का रिस्क लेवल हाई होता है। क्या बोल रहे हैं? हम लोग का रिस्क लेवल हाई होता है। मिराज भाई, इसका जो रिस्क शेयरिंग का इंश्योरेंस में एग्जांपल आता है, लेकिन इसका परफेक्ट एग्जांपल ये है कि जैसे फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएट होता है। हाँ, यहाँ पे एग्जांपल भी है वो फाइनेंशियल। देखिए जब हम अभी पढ़ रहे हैं रिस्क शेयरिंग, वो हम कॉमन परव्यू में पढ़ रहे हैं, लेकिन व्हेन यू आर टॉकिंग कि आपने फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन, डेरिवेटिव्स बाय कर लिया, तो वो वेरी स्पेसिफिक है व्हेन यू आर कमिंग टू द फाइनेंस साइड। भाई रिस्क रिटेंशन के अनुसार ये है कि आप एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ भाई हम रिस्क की मतलब होना चाह रहे हैं। हाँ, तो वही तो बता रहे हैं कि अभी एग्जांपल मैंने पढ़ा, वहां लिखा हुआ है कि आपने मेडिकल का बिल आपने पे किया क्योंकि आपने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं कराया था, तो आपने क्या किया कि इंश्योरेंस नहीं लिया, यू रिटेन द रिस्क विथ यू जी। हाँ, दिस इज द एग्जांपल ना। Yeah, I got it now. हाँ, ये आता है रिस्क मैट्रिक्स। रिस्क मैट्रिक्स देखो एक्चुअल में हर लेवल पे डिफरेंट टाइप से पढ़ाते हैं। अब सीए में जो है वो उसमें अलग तरीके से रिस्क को पढ़ता है। नहीं, मैंने वैल्यू में देखा रिस्क मैट्रिक्स नहीं, क्योंकि वो सिंपल है।